एल्डिहाइड व कीटोन में महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। बहुलकीकरण अभिक्रियाएं। निम्नतर एल्डिहाइड अम्लों के साथ गर्म करने पर निश्चित अपघटन वाले बहुलक यौगिक बनाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड का तनु क्षार द्वारा बहुलीकरण कराया जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड आपस में जुड़कर फॉर्मासोन बनाते हैं। इसी प्रकार यदि हम अम्ल उत्प्रेरक का उपयोग करें तो हम देखते हैं कि 3 फॉर्मेल्डिहाइड अणु H+ आयन की उपस्थिति में एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं जिसे ट्राई ऑक्सेन कहते हैं। और इसी प्रकार यदि हम एसिटैल्डिहाइड को शुष्क HCl से घात कराएं तो मेटा एसिटैल्डिहाइड बनता है। हेमीएसिटेल या एसिटेल समूह का रक्षी समूह के रूप में उपयोग। कार्बोनिल समूह एल्कोहल से क्रिया करके एसिटेल समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार बनने वाले एसिटेल अम्ल और क्षार से प्रभावित नहीं होते, परंतु आसानी से जल अपघटित होकर पुनः कार्बोनिल समूह का निर्माण करते हैं। अतः एसिटिल समूह कार्बोनिल समूह के लिए रक्षी समूह के रूप में कार्य करते हैं। जब भी हम किसी यौगिक की अभिक्रिया को किसी अभिकारक से नहीं कराते हैं तो हम उस यौगिक में ऐसे समूह का योग कर देते हैं ताकि वो अभिक्रिया को रोकता है। जब भी हम कार्बोनिल समूह की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं जल H+ आयन की उपस्थिति में तो हम देखते हैं कि एक OH और एक OR बंध बनता है और जो कि पुनः क्रिया कराने पर एसिटेल बनता है। इस प्रकार और वो पुनः जल अपघटित होकर कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में धनात्मक कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उत्पन्न नहीं होता बल्कि बीटा कार्बन परमाणु पर उत्पन्न होता है। अतः नाभिक स्नेही का आक्रमण भी बीटा कार्बन परमाणु पर ही उत्संपन्न होता है। जब भी हम किसी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 2 तरह के आयन परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन पर अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऋणावेश, जबकि कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है। जब भी इसकी अभिक्रिया HCN से कराते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु के पास धनायन होने के कारण CN समूह का योग हुआ, जबकि दूसरे कार्बन परमाणु के पास ऑक्सीजन की अधिकता होने के कारण OH समूह जुड़ा जल वाष्प द्वारा। जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड या पर जल वाष्प का योग करते हैं तो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार एसिल्डिहाइड HCl की उपस्थिति में मेटा एसिटैल्डिहाइड या चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया बहुलीकरण की अभिक्रिया, इसमें 3 अणु भाग लेते हैं और यह अभिक्रिया अम्लीय उत्प्रेरक के रूप में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यह सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं टोलेन अभिकर्मक द्वारा। टोलेन अभिकर्मक जो कि हमारी प्रयोगशाला में उपस्थित होता है, जो कि कार्बोनिल यौगिकों के पहचान करने के काम आता है। AgNO3 + NH4OH AgOH + NH4NO3 अर्थात 2AgOH या Ag2O टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। और जब भी हम टोलेन अभिकर्मक किसी एल्डिहाइड में डालते हैं तो वो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और हमें Ag का रजत दर्पण प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ कार्बोनिल कंपाउंड या जिसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड उपस्थित होते हैं। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड इस अभिकर्मक से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है और सिल्वर का अवक्षेप देता है, जो परख नली की दीवारों पर जम जाता है और रजत दर्पण का निर्माण करता है। इस प्रकार यह परीक्षण दर्पण परीक्षण कहलाता है। कीटोन अपने अधिक स्थायित्व के कारण यह परीक्षण नहीं देते।
अतः इस प्रकार हम जब दोलन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि केवल यह परीक्षण केवल एल्डिहाइड समूह ही देते हैं, कीटोन समूह नहीं देते। ये दोनों में आपस में विभेद करने के भी उपयोग में लाया जाता है। दूसरा प्रकार का जो अभिकर्मक है या ऑक्सीकरण हम करते हैं वो है फैलिंग विलयन द्वारा। प्रयोगशाला में दो प्रकार के फैलिंग विलयन होते हैं। इनमें से फैलिंग ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है जो हल्के नीले रंग का होता है, जबकि फैलिंग बी टार्ट्रिक अम्ल का क्षार में निर्मित विलयन होता है जो रंगीन होता है। दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित करने पर टार्ट्रेट आयन कॉपर +2 आयनों के साथ संकुल का निर्माण कर लेते हैं और इस संकुल के निर्माण के कारण विलयन का रंग गहरा नीला हो जाता है। एल्डिहाइड इस विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन अपने अधिक स्थायित्व के कारण यह विलयन से कोई क्रिया नहीं करता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी फैलिंग विलयन भी हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के उपयोग में ले सकते हैं। जब भी कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया क्षार से या NaOH से कराते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuO में परिवर्तित हो जाता है। जब ये CuO एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो उसके ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और Cu2O में परिवर्तित हो जाता है जो कि लाल अवक्षेप का होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फैलिंग ए कॉपर सल्फेट का जल के साथ विलयन है जो कि नीले रंग का है, जबकि जिसे हम फैलिंग ए सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि फैलिंग बी सॉल्यूशन टार्ट्रिक एसिड प्लस NaOH क्षार का मिश्रण होता है। तीसरे प्रकार का ऑक्सीकरण जो हम यूज करते हैं वह है बेंडिक्ट विलयन द्वारा। यदि फैलिंग विलयन में टार्ट्रिक अम्ल के स्थान पर सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाए तो प्राप्त होने वाला विलयन बेंडिक्ट विलयन कहलाता है। एल्डिहाइड इस विलयन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल विलयन देता है, परंतु इस विलयन में से कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता। इस प्रकार हम एल्डिहाइड व कीटोन के विभेद के लिए फैलिंग विलयन का उपयोग कर सकते हैं। हम उसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करा सकते हैं ताकि, और इस प्रकार हम बेंडिक्ट विलयन में Cu2O का लाल अवक्षेप द्वारा विभेद कर सकते हैं। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे क्षारीय एमिनोफोर अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर समान कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, परंतु कीटोन के ऑक्सीकरण में कार्बन बंध का विखंडन हो जाता है, जिससे पोपक का नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। जब भी हम किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण केमेनोफोर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यदि कीटोन का ऑक्सीकरण कराएं तो चूंकि स्थायित्व अधिक होने के कारण केमेनोफोर में हम देखते हैं कि दो प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। पहला एसिटिक एसिड, दूसरा फॉर्मिक एसिड। पॉपऑफ के नियम के अनुसार जब भी हम कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे कार्बन की चेन वाला एसिड ऑक्सीकरण द्वारा अन्य अम्ल का निर्माण होता है। बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में बेंजोइक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जबकि कीटोन एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ये ऑक्सीकरण भी एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में विभेद या क्रियात्मक समूह में विभेद को दर्शाती है। जब भी हम एल्डिहाइड की क्रिया पर बेंजोइक एसिड की से कराते हैं तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और बेंजोइक एसिड हमें प्राप्त होता है। जबकि कीटोन की क्रिया जब पर बेंजोइक एसिड से कराते हैं तो बेयर वेलिंगर ऑक्सीकरण के अनुसार कीटोन एस्टर में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पर बेंजोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इसका एसीटोफिनोन की क्रिया जब हम पर बेंजोइक एसिड से कराते हैं तो हमें
फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है और परबेंजोइक एसिड प्राप्त होते हैं। इसकी क्रियाविधि को जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि C6H5COCH3 की अभिक्रिया जब हम परबेंजोइक एसिड से कराते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन परबेंजोइक एसिड के ऑक्सीकरण को लेकर कार्बन पर धनावेश आ जाता है ऑक्सीजन के ऋणावेश के कारण, और एक चित्र में दिखाए अनुसार एक सेकंड संरचना का निर्माण होता है जो कि H+ आयन से क्रिया करके एक फेनिल एसीटेट का निर्माण करता है। इस पद में जब स्पीशीज थर्ड में एक अणु RCOOH निकलता है तो उसी समय कार्बन से जुड़ा एक समूह एल्किल या एरिल अपने बंद इलेक्ट्रॉन युग्म सहित अर्थात कार्बोनियम के रूप में विस्थापित होकर ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाता है। बेयर-वेलिगर एवं अन्य अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मैथिल समूह की तुलना में फेनिल समूह का विस्थापन प्रकृति मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अधिक होता है, इसी कारण फेनिल एसीटेट बनता है। जब भी हम इसके विस्थापन की प्रवृत्ति देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, उसके पश्चात फेनिल की, फिर 3rd डिग्री एल्किल, फिर 2 डिग्री एल्किल, फिर 1 डिग्री एल्किल और सबसे बाद में मेथिल समूह का विस्थापन होता है। इस प्रकार